क्या एक हमला पूरी दुनिया बदल देगा? क्या सिर्फ $2000 का एक ड्रोन अमेरिका के मल्टी मिलियन डॉलर सिस्टम को हरा सकता है? हमारे ऊपर क्या असर है? हमारी संसद में चर्चा क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री रशिया जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसी बात हो गई है जो हमें समझना बहुत जरूरी है? भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये जो सप्लाई है, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो क्या क्या होने जा रहा है? क्या सिर्फ ऑयल की बात है? क्या सिर्फ एलपीजी की बात है या कुछ और भी है? तो वेलकम टू द क्लास। बड़ी खास क्लास है आज की। और हमारी इस क्लास में एक आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं जो आगे भारत के लिए बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहा था कि क्या हुआ, इंटरनेट लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑफिस में, दूसरे ऑफिस में, स्टूडियो में। तो जब कंप्लेन करने के लिए कॉल किया तो वहां पर एक बात पता चल रही थी कि हो सकता है 3-4 दिन में इंटरनेट बंद हो गया और कोविड जैसी सिचुएशन, लॉकडाउन की सिचुएशन भारत में स्थापित हो गया। बड़ी अजीबोगरीब हालत हो रही है। किस तरह से हालत हो रही है, थोड़ा हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने इससे पहले भी पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि भारत को अपनी खुद की सप्लाई चेन को डेवलप करना होगा। हम कृषि प्रधान देश हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कशन हो रहा था, वहां पर हमने डिस्कशन किया, कृषि प्रधान देश है, फिर भी हम बहुत सी चीजों, चाहे फर्टिलाइजर और तमाम अन्य चीजों के लिए, मशीनरीज के लिए बाहरी दुनिया पर डिपेंडेंट है। और इस समय बहुत गंदा गेम चल रहा है, बहुत तरह के प्रॉक्सी वॉर चल रहे हैं। आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि सामने कुछ लोग लड़ रहे हैं, लेकिन पीछे कितने लोग लड़ रहे हैं इसका आपको अंदाजा नहीं है। ऐसे में भारत को अपनी जो 10-11 साल की जो हमारी ग्रोथ स्टोरी रही है, जो हम ट्रैक पर लेकर, वो सब डिरेल होने के पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अभी सुनने में ये भी आया है कि प्रधानमंत्री मोदी रशिया की यात्रा करने जा रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि रशिया इंटरनेट को बाधित कर सकता है। और यूक्रेन ने उस डिपो पे हमला किया जहां से बहुत बड़ी मात्रा में तेल भारत आता था। ईरान अभी अभी जो है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि हमें ऑयल और गैस के जो इंपॉर्टेंट रिजर्व थे, इस युद्ध ने हमें वो सब कुछ दे दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत चल रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा सीज फायर की बात कर रहे हैं, वहीं पर ईरान के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं हमसे कोई बातचीत हुई नहीं, और वो मौकरी कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। और पूरे इस समय इंटरनेट पे ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन हम भारतीयों के लिए बहुत खतरे की बातें सामने आ रही हैं। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने सीज फायर कर दिया, और वहीं पर कह रहे हैं नेतन्याहू जो है वो इस तरह के जो है वो स्ट्राइक्स को कंटिन्यू करके रखेंगे। बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। ईरान कह रहा है हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। यूक्रेन जो है रशिया के ऑयल डिपो पे हमला कर रहा है। प्रधानमंत्री जो है रशिया जा रहे हैं, रशिया हमें प्रीमियम ऑयल जो है प्रीमियम रेट पे तेल बेच रहा है, यानी दोस्ती उसकी गई बाढ़ में। हम इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है। और प्रधानमंत्री का संसद में खड़े होकर ये बोलना कि कोविड जैसी सिचुएशन का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, ये कुछ ऐसी खबरें सरकार के पास हैं, ऐसी जानकारियां जो बहुत परेशान करने वाली हैं, बहुत तकलीफ देने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। हम इस जर्नी को समझते हैं, जानते हैं क्या है, कैसे है और किस रूप में ये काम करने के लिए तैयार होगा। तो वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका गाइड रोजांक इस पे आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, आपको यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। आज का प्रेजेंटेशन कैसा है ये मुझे जरूर आप हिट करिएगा, बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपको इस तरह की चीजों के बारे में और डिस्कशन कर सकूं। तो चलिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि क्या एक छोटी सी चीज, देखते हैं कितने लोगों को ये पता है, क्या एक हमला पूरी दुनिया बदल देगा? यानी एक खार्ग आइलैंड ट्रैप, एक वर्ड है खार्ग आइलैंड। तो ईरान के पास, हरमुज के पास एक आइलैंड है खार्ग आइलैंड, और उस खार्ग आइलैंड पे जो अगर अटैक होता है तो क्या पूरी दुनिया बदलने वाली है, क्या पूरी दुनिया परेशान होने वाली है? आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं और 4 ऐसे गेम प्लान आपको बताने वाला हूं कि अगर आप आखिरी तक रहेंगे तो आपके दिमाग के ढक्कन बिल्कुल खुल जाएंगे कि ये पूरी दुनिया में शह और मात का खेल क्या हो रहा है। पहली चीज है कि क्या सिर्फ $2000 का एक ड्रोन अमेरिका के मल्टी मिलियन डॉलर सिस्टम को हरा सकता है? और अमेरिका माना जा रहा है यूटर्न लेने के पीछे कि उसकी मिसाइलें खत्म हो रही हैं, उसकी तकनीक खत्म हो रही है, और जो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर था, इसने अमेरिका को घुटने के बल ला दिया। वो खुद ही अपनी वॉर डिक्लेयर करके, शांति प्रस्ताव डिक्लेयर करके बस वो भागना चाहता है। इसके आने वाले टाइम में इजराइल पे, इस पे बहुत निगेटिव असर पड़ने वाले। इजराइल के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, सेंसिटिव जगहों पर ईरान ने जबरदस्त जो है वो बम्बार्डमेंट की है। बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे सिचुएशन अब इजराइल को भी देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका इस तरह से अगर भागता है तो मिडिल ईस्ट में अब इजराइल बहुत लंबे समय के लिए आइसोलेट हो जाएगा। यानी ये जो वॉर है वो पूरी दुनिया के लिए गले की हड्डी है। लेकिन अब आज मैं आपसे इसमें कुछ ऐसी शतरंज की बिसातें डिस्कस करूंगा, आपको समझ में आएगा इस गेम के पीछे रियल प्लान किसका है, ये कौन लड़ रहा है और कौन लड़वा रहा है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, खार्ग आइलैंड का वो डेथ ट्रैप क्या है, यानी खार्ग आइलैंड क्या है, उसका इसके अंदर एक मृत्यु जाल बिछा हुआ है
जो यूएस मिलिट्री इग्नोर कर रही है। यूएस मिलिट्री इसको समझ नहीं पा रही कि आने वाले टाइम में यहां पर क्या हो सकता है। तीसरी चीज, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो इंडिया के 90 दिन के ऑयल रिजर्व के बाद का क्या होगा? क्या वाकई में कोविड जैसी सिचुएशन का सामना हमें करना पड़ सकता है? आज मैं इसका जवाब दूंगा। और क्या ये यूएस वर्सेस ईरान है या पर्दे के पीछे कुछ और प्लेयर्स खेल रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? तो इन चारों सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। एक एक चीज, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे। वेलकम ऑल दोस्तों। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये खार्ग आइलैंड है क्या, कहां पर है और ये किस तरीके से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि खार्ग आइलैंड पर ट्रंप का अचानक मिलिट्री फोकस क्यों है। आखिर ये खार्ग आइलैंड जो हरमुज में एक छोटी सी जगह है, आखिर इसके आसपास चाहे यूएस ट्रिपोली हो या तमाम जो है यूएस के जो वॉरशिप्स हैं वो इसको घेरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मुद्दा जो है एग्जैक्टली शुरू कहां से होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में अनाउंस करते हैं कि यूएस फोर्सेस ईरान के खार्ग आइलैंड पर अटैक कर सकती हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप है लगातार कई बातें वो कर रहे हैं और जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि हमें ऑयल और गैस रिजर्व चाहिए। खुलकर वो बात कर रहे हैं कि हमें किसी भी हालत में इस सप्लाई चेन को मेंटेन करके रखना है। यूएस के माना जा रहा है $12 बिलियन केवल 6 दिन के अंदर खत्म हो गए। यूएस अब इसकी रिकवरी कैसे करेगा, इस पर बातचीत चल रही है। तो क्या आपने खार्ग आइलैंड, इस पूरे में हरमुज में आपने तो बातें सुनी, खार्ग आइलैंड पे जो गेम होने जा रहा है या गेम जो इस पे पीछे खेला जा रहा है, फ्रंट पे खेला जा रहा है, वो क्या हो सकता है, जरा इसको समझते हैं। तो यहां पर बात करें कि ईरान का सबसे बड़ा ऑयल स्टोरेज ये खार्ग आइलैंड, पूरे हरमुज में भी खार्ग आइलैंड पे ईरान ने सबसे बड़ा ऑयल स्टोरेज हब बना रखा है यहां पे, राइट। और यहां पर जो है, यहां पर जो ट्रांसशिप जो है टर्मिनल है, यानी यहीं पर जहाज आते हैं, जो आप हरमुज पूरे चैनल पे देख रहे होंगे, हरमुज 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 के बारे में बात कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा एक इसका जो है आइलैंड है और यहाँ पर ट्रांसशिप जो है होते हैं, यहाँ पे शिप्स आते हैं, यहाँ पे लोड होते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, आते हैं, अनलोडिंग होती है और चले जाते हैं। यानी सिर्फ हरमुज ही एक मार्ग नहीं है, यहाँ पर एक आइलैंड है खार्ग आइलैंड, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जरा इसकी पूरी आज डिटेल जो रिसर्च है, जो बहुत जादुई रिसर्च है, वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो यहां पर क्या है, यूएस का प्लान है कि 2500 मरीन और यूएस ट्रिपोली जो उनका एम्फीबियन शिप है, एम्फीबियन शिप मतलब ये सबमरीन की तरह भी रहेगा, ये सरफेस पे भी आ जाएगा, यानी ये विलुप्त भी हो जाता है और सरफेस पे आ जाता है, बहुत ही खास तरह का है। और इस आइलैंड को, इस खार्ग आइलैंड को वो कैप्चर करना चाहते हैं ताकि इससे ईरान की पूरी इकोनॉमी, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो पूरी तरह से टूट जाएगी। बड़े ध्यान से इसको समझना। लेकिन सवाल यह है कि ये सिर्फ ऑयल रोकने का प्लान नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है जो यूएस रुका, पीछे गया। उसने कहा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की कि भाई हम हरमुज को क्लीन कराना चाहते हैं, पूरी दुनिया का प्रेशर है कि हरमुज को क्लीन कराइए, आपको झुकना पड़े आप झुकिए। पूरी दुनिया की तेल सप्लाई जो है वो बाधित हो रही है और इसमें अमेरिका की जो इमेज है वो एक विलन की इमेज तैयार हो रही है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने इसे भावनात्मक मुद्दा उठाया कि हमारे जो सुप्रीम लीडर है उनको मार दिया गया, उनके परिवार को मार दिया गया, उनके जो पुत्र जो है वो दूसरे जो हमारे सुप्रीम लीडर बने उनके ईरान के, उन्होंने कहा कि भाई जिनकी पत्नी, बच्चा, भाई, सब कुछ, पिता, सब कुछ, सब माता, सबको मार दिया, उस आदमी के पास अब कुछ नहीं बचा है। वो कह रहा है मेरे लिए तो एक ही मकसद है, या तो मरो या मारो। तो अब पूरी दुनिया की जो है वो रीढ़ की हड्डी इन्होंने तोड़ दी है। तो यूएस के ऊपर बड़ा दबाव है। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले टाइम में जहां पर बात हो रही कि स्ट्रेट जो हरमुज स्ट्रेट है उसको कैसे ओपन रखा जाए, यहां तक कि अमेरिका ने कहा कि चलो मिलजुल कर, ईरान से कहा मिलजुल कर हम जो है इस पे हम बातचीत करते हैं। और अब ईरान के पास कुछ बातचीत करने के लिए है नहीं जहां पर वो बातचीत करे। तो खार्ग आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम थोड़ा समझते हैं, डीप सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये रहा हरमुज। हरमुज में बेसिकली पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई मेंटेन होती है। और यहां पर ईरान ने अब क्या किया है, ईरान ने देखिए पूरे जो अरब जगत है वहां के जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज सब पे हमला किया, कतर पे हमला कर रहा है, सऊदी अरब के जो है वो बड़े, सबसे पहले अमेरिका पे ही उसने जो वहां का जो है ऑयल रिजर्व है उसको उड़ा दिया। तो जितने भी आसपास के ऑयल रिजर्व हैं वो उड़ाए जा रहे हैं और जो इजराइल और अमेरिका है वो ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी क्राइसिस में आ गई। उधर यूक्रेन ने रशिया के साथ कर दिया है, पूरी दुनिया बहुत बड़ी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, भयानक वॉर की तरफ बढ़ रही है, एनर्जी वॉर की तरफ बढ़ रही है। ये युद्ध खत्म भी हो जाएगा तो कई देश हमेशा के लिए डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे, इन ताकतवर देशों की चाल में फंस जाएंगे। इस समय भारत के लिए भी बहुत मुश्किल हालात हैं। तो जरिए हम बात करते हैं कि खार्ग आइलैंड की लोकेशन आपको समझ में आ गई। अब ये जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन थी वो ईरान ने क्यों चोक करना शुरू कर दिया, अगर हम बात करें तो ईरान के पास एडवांस नेवी है नहीं, अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है, ठीक है। उसने एक बहुत स्ट्रैटेजी बनाई, उसको बोलते हैं
एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी, यानी सस्ते तरीके से ड्रोन, सस्ते तरीके के हथियार की बहुत लंबे तैयारियां की, मिसाइल्स की तैयारियां की। और इसने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही हम अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाते हैं। तो ये जो पतली सी पट्टी है, ये पूरी दुनिया का 25% के आसपास तेल यहां से गुजरता है। इस पूरी पतली सी पट्टी में 25% ऑफ द वर्ल्ड, 1/4 ऑफ द एनर्जी सप्लाई यहां से होकर जाता है। और दुनिया के जो उभरते हुए देश है, विकासशील देश है, तमाम अन्य जो सप्लाई चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन का रिफाइनिंग और ये सारी चीजें होती हैं। इसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज कर दिया, यानी इसका क्या किया, इसका जो है वो इसने हथियार इसके रूप में इस्तेमाल किया। और यहां से अब वो क्या कह रहा है, ईरान कह रहा है हफ्ता दो, हफ्ता वसूल रहा है। वो कह रहा है यहां से मिलियंस ले रहा है। वो कह रहा है 10%, यहां से गुजरो 10% मुझे दो। ऑब्वियस सी बात है, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो दुनिया भर की ऑयल कंपनीज दिवालिया हो जाएंगी या उन देशों में महंगाई आ जाएगी। जैसे ही महंगाई आएगी वहां पर ब्याज दरें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। ब्याज दरें जैसे महंगी, इकोनॉमी क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन अब पूरी दुनिया से ईरान बेशर्मी से कह रहा है कि भाई मुझे हफ्ता दो, यहां से खुल के बोले। अब जब वॉर नंगे हो ही गए, अमेरिका ने ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में जो है वो पत्थर मारा है कि अमेरिका तो वहां बैठा है लेकिन पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। राइट, आज वो कतर, यूएई, सऊदी सबसे कह रहा है, उनकी फैसिलिटीज पे अटैक कर रहा है और बोल रहा है अगर यहां से गुजरना है तो हमें हफ्ता दे दो। इसने जो है बीजिंग से क्या बोला, बीजिंग से बोला कि तुम मुझे ना, बीजिंग यानी जो चाइना बहुत ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा चीजें उसके पास हैं, ये कह रहा है मुझे हफ्ता दो। बीजिंग से कह रहा है हम अपनी करेंसी में बातचीत कर लेते हैं। बीजिंग आज उसको ड्रोन सप्लाई कर रहा है। सीपीईसी पाकिस्तान से आगे बढ़ाते हुए चाइना जो है वो ले गया ईरान तक, और ईरान को उसने सीपीईसी में जो पैसे दिए उसमें उसके हथियार और इंटेलिजेंस दे दी। चाइना ताकतवर है इस मामले में, और यहां पे वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का वार हुआ तो ईरान ने कहा दोनों देशों को शांति रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता वो चाइना को होता अगर बलूच प्रांत अलग हो जाता। और ईरान किसके अपने वो लड़ रहा है और दूसरे को शांति के लिए बोल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सऊदी अरब के खेमे में उसके साथ उसका शांति समझौता। कितना कॉम्प्लेक्स नेचर इस समय वर्ल्ड का है, आप समझने की कोशिश करना। तो इसने क्या किया, यहां से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया। बोला जो मेरा वॉर में खर्चा गया मैं बेशर्मी, क्योंकि आपने उसको उभार दिया। अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को इतनी बुरी तरीके से कोलैप्स किया, इजराइल ने कितनी बुरी तरीके से कोलैप्स किया है, आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी सिचुएशन, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन यहां आ सकती है, और साथ ही साथ आह्वान किया कि अब हमें अपनी एनर्जी को इनबिल्ड करना पड़ेगा, हमें अब पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। भारत को एक नई क्रांति की आवश्यकता, और ये मैंने 3 दिन पहले क्लास में आपसे कहा था कि भारत को एक नई क्रांति की आवश्यकता है। भारत को अपने चीजों पर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता है। भारत जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है उसमें उसको नेट एक्सपोर्टर बन के सप्लाई चेन के सेंटर में आने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और देखिए आज वही बात आपको नजर आ रही होगी। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि यूएस जो है वो ग्लोबल पीस, दुनिया की शांति के लिए वॉर कर रहा है, सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, ये बेसिकली पूरी दुनिया को रिसेशन में ढकेलने की, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश है। कई बार यूएस का जो मॉडल है, आप पहले समझ लीजिए, यूएस का जो मॉडल है वो इस बात पे काम करता है कि जब दुनिया के देश बर्बाद हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, तो मैं अपने आप ताकतवर हो जाऊंगा। यूएस की पॉलिसी बेसिकली प्रीडेटर पॉलिसी है, वो पैरासाइट है पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल खुलकर कह रहा हूं, यानी आपके देश में सरकार की ऐसी तैसी हो जाए, इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाए, आप बर्बाद हो जाएंगे, मैं आबाद हो जाऊंगा। इसकी सारी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर का आईएमएफ, इनके माध्यम से उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता है मदद करने के नाम पे, और फिर वो अपनी ताकत को बना के रखता है। वहां के टैलेंट को अच्छी जिंदगी देने के लिए, अच्छी सुविधा देने के लिए उन देशों के टैलेंट्स को बढ़िया से अपने यहां वीजा देकर उन टैलेंट को बुलाता है, अपनी इकोनॉमी को बूम करता है। यानी इस देश का जो अस्तित्व है वो बेसिकली दूसरों की बर्बादी पर टिका हुआ है। यह बात आप ध्यान से समझिएगा, और ये पूरी दुनिया की मार्केट को कोलैप्स कर रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ईरान में हुआ क्या, और ये जो शह और मात का गेम है वो कैसे चल रहा है, और इस वॉर के पीछे का जो फंडिंग है वो कहां से आ रही है, क्यों आ रही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हुआ क्या ईरान के साथ। तो ईरान ने जो है वो, इजराइल का एक मॉडल था कि टॉप लीडर, मोसाद बहुत सालों से इस पे प्रैक्टिस कर रहा है कि टॉप लीडरशिप को मार दो, सब कुछ अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। उसने हमास के केस में किया, तमाम तरह के केसेस में उसने किया। इजराइल बहुत लंबे समय से रशिया के साथ था, चाइना के साथ था, उसने बहुत बड़ी इंटेलिजेंस गैदरिंग की थी, क्योंकि दोनों देश हैं तो ताकतवर। और इसने अपनी वॉर को हायरार्की में लाने की बजाय इसने क्या, मोज़ैक स्टाइल में क्रिएट कर दिया, मोज़ैक। तो ईरान ने अपने मॉडल को मोज़ैक में कन्वर्ट कर दिया, यानी अयतुल्लाह अल खमैनी जो है, ठीक है, वो सुप्रीम लीडर रहे,
लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां आईआरजीसी और आपने देखा होगा थियोक्रेटिक वहां पर जो है गवर्नमेंट है, ईश्वर के नाम पे शासन है, तो वहां पर क्या किया उन्होंने, इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया कि अगर सुप्रीम लीडर भी अगर मार दिए जाएं तो उसके बावजूद भी इनके प्यादे सुरक्षित रहें, अलग अलग ईरान के अलग अलग हिस्सों में वो सुरक्षित रहें, ऑपरेट करें, कोई मिसाइल मारे, कोई ड्रोन करे, पता ही ना चले कि एक्चुअली इनको ऑपरेट कौन कर रहा है। इजराइल ने एक एक करके चुन चुन के हर व्यक्ति को जो टीवी पे दिखाई पड़ा, जो कहीं भी रहा, उस सबको मार दिया। उसके बावजूद भी कहां से अटैक हो रहे हैं। चाइना ने, आपको पता होगा, टैंक, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रडार, मिसाइल लॉन्चर, इन सबका बलून्स बना बना के दे दिए, डमीज बना के दिए, हवा भर के उनको खड़ा कर दिया। और ऊपर से जो इजराइल और अमेरिका के जो जहाज हैं, उनको लगता है कि ये टैंक खड़ा है, ये जो है वहां पे मिसाइल लॉन्चर है, उस पर वो बम गिराते, वो डमी होता है, गुब्बारा होता है। और इन्होंने जमीन के बहुत अंदर सारी स्ट्रैटेजी को, इन्होंने सालों से अमेरिका और इजराइल को स्टडी किया और अपनी डिफेंस सिस्टम को बनाया। आज मोज़ैक सिस्टम में किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ईरान में हमला हो कहां से रहा है। जब टॉप लीडर्स सारे जितने भी सबको मार दिया गया, तो आखिर आदेश दे कौन रहा है। इसकी तैयारियां लंबे समय से होती चली आ रही थी। तो अगर हम बात करें तो 47 में से 43 लीडर को यूएस और इजराइल ने, 47 में से 43 टॉप लीडर, डिसीजन मेकर्स को मार दिया है। ठीक है, मॉडरेटर भी मार दिए गए, जो शांति की बात करे तो उनको भी मार दिया कि शांति वांति की बात ही नहीं करनी है, बात आएगी नहीं। लेकिन जो सेकेंड राउंड की, ये ना इजराइल को पता था, ना जो है वो अमेरिका को पता था। और ये सेकेंड राउंड की लीडरशिप है, वो यंग और हार्डलाइनर है। हार्डलाइन मतलब अब सीधे खत्म करो। तो उन्होंने अपना लाल झंडा फहरा दिया, बोले अब खत्म है सब, या तो हम या तो तुम। और ये किसी की नहीं सुन रही, कोई भी निगोशिएशन नहीं, कोई भी शांति की बातचीत नहीं। ये बेरहमी से, तुमने हमें मारा, हम तुम्हें मारेंगे, कुछ नहीं सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बचेगा क्या चला जाएगा, सब कुछ इन्होंने किया। और इसके अलावा आज ये हालत हो गई कि पेंटागन ने 200 बिलियन डॉलर की फंडिंग मांगी है इस युद्ध में सरवाइव करने की, 200 बिलियन डॉलर। और अमेरिका समझ गया ये फंडिंग अगर वो देगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आनन फानन में आपने देखा कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही एक जो मिनिस्टर है उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि इसी ने बोला था मुझसे, जो ये लगातार बयान देता था। तो ये अमेरिका की गवर्नमेंट जो है ना, वो इस समय अजीबोगरीब तरह की हो चुकी है। इन्हें किसी को नहीं समझ में आ रहा कौन डिसीजन ले रहा है, क्यों डिसीजन ले रहा है। डॉक्यूमेंट छानोगे तो और आश्चर्य होगा तुम्हें। ये सब एक बिजनेस फैमिलीज हैं जो देशों को बिटाकर वहां पर अपनी प्रॉपर्टी, अपना जो रियल एस्टेट डेवलप करना चाहती हैं। बहुत भयानक सेगमेंट है। तो अगर मैं बात करूं तो ईरान जो है इस समय लूज इट ऑल मेंटेलिटी, लूज इट ऑल मेंटेलिटी का मतलब कि सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं है। जब हमारे सुप्रीम लीडर चले गए, हमारे जो आराध्य थे वो चले गए, अब कुछ ही नहीं बचना है। तो इन्होंने मोज़ैक स्टाइल पे लड़ किया। इनको ये नहीं पता चल रहा है इजराइल और अमेरिका को एक्चुअली इनकी लीडरशिप गवर्न कौन कर रहा है। तो इसकी तैयारियां सालों से चल रही थी, जो इनको भनक नहीं लगी किसी भी तरीके से। अब आइए बात करते हैं कि जो आइलैंड है ये हरमुज में, इसको यूएस नेवी कैप्चर कैसे करेगी। ठीक है, क्या ये बहुत आसान है। अमेरिका ने बोल दिया कि हम खाग आइलैंड पे जा रहे हैं, तो क्या ये जो बोल रहे हैं वो कर पाएंगे। राइट, जैसे कल इन्होंने जो माइंस बिछाने वाले जहाज से आपने विजुअल देखे, उसको उड़ा दिया अमेरिका ने कि माइंस नहीं बिछा, समुद्र में माइंस बिछा दी ईरान ने कि हरमुज को पार करके दिखा दे मेरे को। $500 की माइंस लगा के उसने अमेरिका की ऐसी तैसी कर दी है। तो होगा क्या, अब यार डिप्लोमेसी तो फेल हो चुकी है। अब ग्राउंड मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। तो यूएन के जो मरीन है, जो फोर्स है, इसको यूए ट्रिपोली के जरिए वो क्या हो रहा है, एक मैसिव एम्फिबियन लैंडिंग शिप है जो 1600 मरीन F-35 फाइटर जेट, इस पे जो है वो क्या होगा, फाइटर जेट उड़ सकते हैं, यहां से मरीन जा सकते हैं इनके। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है। और V-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। ये क्या होता है, लैंडिंग के लिए ज्यादा जगह नहीं लेते, ये अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, जिसको V-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, ये अचानक हवा और समुद्र के रास्ते खार्ग आइलैंड पे धावा बोला जाए, फास्टेस्ट जो तरीके से यूएस ट्रिपोली जो इस पे काम करने जाएगा। लेकिन सोच के देखो, जब ईरान ने इतनी तैयारियां कर रखी हैं, जब इनके मरीन्स हवा से लैंड पे उतरेंगे, तो क्या वो उन्हें उतरने देगा, या ये रिस्की नहीं होगा। अमेरिका इस रिस्क को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है और उन्हें पता चल रहा है कि हो सकता है कि वो खार्ग आइलैंड में जाकर फंस जाए। इसका कारण क्या है मैं आपको अगले सेकंड में बताता हूं कि खार्ग आइलैंड की मैंने एनाटॉमी जो बनाई है वो क्या है। अब पहले एसिमेट्रिकल वॉर को समझो, ये वॉर बेसिकली बर्बाद हुई कैसे, अमेरिका फंसा कैसे, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका फंसा कैसे। तो बेसिकली ये है सारा सिस्टम।
ये जो स्वार्म ड्रोन और स्वार्म जो अटैक का सिस्टम है, ये चाइना ने ईरान को लबालब दे दिया और सारी लोकेशन रशिया से मिल गई। अब दिक्कत ये है मल्टी मिलियन डिफेंस सिस्टम जो इजराइल के पास है, ईरान के पास है, जो आपने आयरन डोम, थर्ड मिसाइल, सब आपने नाम सुना होगा। और यहां पर क्या है, ईरान को स्वार्म अटैक मतलब एक साथ जैसे मधुमक्खियां होती ना, उसी तरह से ड्रोन अटैक की। आप किसको टारगेट करोगे? तो मान लो यूएस के पास की बड़ा जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है, इजराइल के पास है, लेकिन वो 1 2 3 4 टारगेट एक साथ, सस्ते ड्रोन। अब अच्छा, ये मिसाइलें भी बड़ी महंगी हैं, मिलियंस डॉलर की हैं। ये $2000 के इनके जो ड्रोन है, इसमें जो है चाइना से बना मोपेड इंजन लगा हुआ है, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है, टारगेटिंग रशिया दे रहा है। तो क्या हो रहा है, अब यहां पर क्वेश्चन है, $2000 का ड्रोन मल्टी मिलियन डिफेंस सिस्टम को हरा सकता है? जी हां। यूएस का प्लान था कि हम जाएंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे, इतने बम गिरा देंगे, यूएस की स्ट्रैटेजी होती है, और वो देश एकदम घबरा जाएगा, लोग तबाह हो जाएंगे और फिर वो सरेंडर कर देगा। आज तक वो यही करता चला आया है। लेकिन ईरान ने सालों से तैयारी की थी, और यहां पर उसने क्या किया, उसने पहले से स्ट्रैटेजिकली बना रखा। तो उसने पता था कि हम इस वॉर में जितना लंबा इन सबको खींचेंगे, ये सब बर्बाद हो जाएंगे, इनके महंगे महंगे हथियार बर्बाद हो जाएंगे। तो इन्होंने बड़े छोटे छोटे शाहिद नाम के ड्रोन बनाए और उसकी इंटेलिजेंस क्रिएट की, उसकी लोकेशन चाइना और रशिया पीछे से इसमें जो सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, शाहिद ड्रोन बहुत सस्ते ड्रोन है और इसकी पूरी फैक्ट्री बना रखी है, बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो फैक्ट्रीज इन्होंने बनाई कहां, जहां अमेरिका कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये बेसिकली प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और चाइनीज मोटरसाइकिल इंजन से मिलकर बने हुए हैं। और ये क्या हो रहा है, 1000 से 2000 ड्रोन, ये स्वार्म अटैक करना, ये ईरान की टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये चाइना ने उन्हें टेक्नोलॉजी, स्वार्म अटैक करो। एक साथ 1000 से 2000 ड्रोन हवा में जाते हैं, सब पेलोड, इसको सुसाइड बॉम्बर कहते हैं। ये बेसिकली सुसाइड ड्रोन्स हैं, यानी जाकर इनको टकराना है, खत्म होना है। तो अब यहां से जब अब डिफेंस सिस्टम चलता है तो 2 4 10 20, लेकिन इसमें कुछ तो बचेंगे। 4 भी बच गए तो ये तबाही में जहां जाकर ये टकराते हैं, पेलोड ड्रोन सब खत्म। और इस तरह से क्या काम कर सकता है कि जैसे यूएस शिप का एक फैलेक्स सिस्टम है, ठीक है, फैलेंक्स सिस्टम कहते हैं, ये यूएस का फैलेंक्स सिस्टम है। ये 6000 बुलेट पर मिनट फायर करता है, 6000 बुलेट पर मिनट फायर करेगा बहुत तेजी से, ठीक है। लेकिन अगर वो एक सेगमेंट भी फेल कर जाए, एक ड्रोन भी, जैसा कि हमने देखा इजराइल के केस में, जैसा हमने देखा कतर के केस में, हर जगह जाकर वो ड्रोन टकराए, मिसाइलें टकराई, तबाह कर दिया। क्योंकि इसकी भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है। ये सीधे सीधे नहीं चलते हैं, ये मूव करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। तो इन पे निशाना लगाना क्या बहुत मुश्किल। आपने कहीं देखा होगा लेजर की तरह गोलियां जा रही हैं, बहुत तेजी से फायर कर रहा है, लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा कॉस्ट है कि यहां पर ईरान को जो है वो ऑलरेडी, जैसे इसने ये ड्रोन छोड़ा उसको जीत मिल गई, क्योंकि एसिमेट्रिकल वॉर हो गया। ये अपना सारा फंडिंग, सारा रिसोर्स बर्बाद करा, और ये क्या हो रहा है, जीतता चला जा रहा है। इसका तो एक भी ड्रोन, $2000 का ड्रोन है, वो जाकर गिर गया, हो गया काम, इसका जो टारगेट है वो पूरा हो गया। न बिल्डिंग बच रही, खौफ पैदा कर दे रहे हैं ये लोग। जो बड़े बड़े शहर फंडिंग मांग रहे थे, रियल एस्टेट की जान थे, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, एयरपोर्ट पे जाकर गिर गया, पूरी दुनिया बर्बाद। अभी अभी रिपोर्ट आई है जस्ट कि पूरी दुनिया में ये सबसे वर्स्ट एयरलाइंस के लिए सबसे वर्स्ट टाइम है, सबसे वर्स्ट टाइम है। इतनी बुरी तरह तबाह हुई कि कई एयरलाइंस हो सकता है कुछ दिन में आप देखोगे वो बर्बाद हो गई। अगर उन्हें बेल आउट पैकेज नहीं मिला तो वो तबाह हो जाएंगी, एयरलाइंस बंद हो जाएंगी। पूरी दुनिया इस वॉर के बाद की वॉर के लिए तैयार। इसलिए मैं आज ये क्लास पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने जा रही हैं। पूरी इकोनॉमी तबाह, और एयरलाइन मतलब इकोनॉमी, एग्रीकल्चर मतलब इकोनॉमी, ऑयल मतलब इकोनॉमी। लास्ट टाइम आपको क्लास में बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के बराबर आ चुका है फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, दोनों चीजें बराबर आ चुकी। इसीलिए प्रधानमंत्री का कोविड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि क्या चीज है। इस मैप को जरा ध्यान से देखो, खाग आइलैंड के लिए। तो ईरान की जो ज्योग्राफी है, ईरान को समझो, वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डेथ ट्रैप है, सबसे बड़ा मृत्यु जाल है ये। क्यों, जरा इसको ध्यान से समझो। ईरान, अब ईरान की पूरी जो 3D को आप ध्यान से समझेंगे, और ये रहा हरमुज। तो हरमुज क्या है, यहां से अमेरिका को निकलना लगभग असंभव। तो ये पूरा ईरान का बॉर्डर है, ईरान का स्पैन देखो, बड़े महत्वपूर्ण तरीके से समझना, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ वेपन्स और टेक्नोलॉजी, इजराइल को लगा, यूएस को लगा कि वेपन्स और टेक्नोलॉजी और सूचना का तंत्र जो है ये ईरान को बर्बाद कर देगा। लेकिन ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेंस का क्वेश्चन था कि कैसे प्राचीन भारत के इतिहास को भूगोल ने प्रभावित किया। मेंस का क्वेश्चन आया था, आप इस बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, कैसे ईरान को ज्योग्राफिकल फायदा रहा है और कैसे अमेरिका इसमें फंसा, जरा हम जा सकते हैं। और ये कोई चीज नहीं चेंज कर सकते, आप याद रखिएगा। ज्योग्राफी जो है वो बहुत बड़ी सच्चाई है। तो लोग सोचते हैं मिडिल ईस्ट मतलब सिर्फ फ्लैट रेगिस्तान होगा, लोगों को लगा कि ये फ्लैट रेगिस्तान है, कुछ मामलों में ठीक है, लेकिन ईरान के केस में अलग है।
ईरान में जो है यहां जाग्रोस और अल्बोर जैसे 6000 से 7000 फीट ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसका जो अगर आप ये लोकेशन देखोगे तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं जो यहां पर है, आप ये जो उठे हुए स्थान देख रहे हैं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और 6000 से 7000 फीट ऊंचे पहाड़ है, जिसमें दो श्रृंखलाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जाग्रोस और अल्बोर्ज। तो ये दोनों पहाड़ जो है वो क्या होता है, एक नेचुरल बाउंड्री और हिडन स्थान देते हैं। अमेरिका कभी भी, आपने देखा होगा, ट्रूप्स उतार ही नहीं सकता ईरान में। अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने, अमेरिका ने ट्रूप्स यानी कि पैदल सेना उतारी, बूट्स ऑन फुट बोलते हैं इसको वॉर में। सीधे सीधे जो है वो क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि हम यहां पर अपनी सेनाएं ने, उनको पता था अगर यहां पर अमेरिकन मरीन, अमेरिकन सेनाएं उतरी वो वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि जो इसकी विहंगम भूगोल है, ये उस रेगिस्तान में तो सब खुला मैदान है, कहां छुपोगे, हर चीज विजिबल है, दिख रही है। यहां पर छुपने के लिए बहुत कुछ है ईरान में बहुत कुछ है, याद रखिएगा। तो यहां पर जाग्रोस और अल्बोर जैसे ये पूरा ईरान है। तो आप ये देखिए कि बहुत सघन पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, ये इसके बॉर्डर्स को तय करती, छुपने के लिए इस्तेमाल देती हैं, ठीक है। और ध्यान से याद रखिएगा, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं ये समुद्र से केवल 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर, यानी जो लैंड है ये पूरा पर्वत श्रृंखला और ओशिनिक सेगमेंट, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है बहुत आसानी से, ठीक है। तो अगर खार्ग आइलैंड को कैप्चर करना है यूएस को, तो खार्ग आइलैंड को कैप्चर करने के लिए मेनलैंड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास, ईरान के पास पैदल सेना 2 लाख से ज्यादा की पैदल सेना है। यूएस ने भी कभी जो है, ईरान और यूएस कभी इसको टैकल ही नहीं कर सकते। मैं यहां पर छुपा हुआ 25 किलोमीटर दूरी तय करने मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगे, मेरी एक मिसाइल भी आ जाएगी। यानी इस पूरी रेंज में अगर मैंने अपना बेस बना दिया, छुपा दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। ईरान को ज्योग्राफिकल एडवांटेज इतना ज्यादा है कि आपको क्या बताऊं, राइट। अब अगर हम बात करें तो एक वर्ड होता है मिलिट्री में, स्कोप क्रीप, ठीक है। तो इसको स्कोप क्रीप कहते हैं इसको। अब स्कोप क्रीप का मतलब क्या हुआ कि एक आइलैंड को कैप्चर करने में स्कोप क्रीप, पूरी यूएस मरीन जो है वो फंस सकती है और हर व्यक्ति यहां तबाह हो सकता है, पूरी की पूरी। अमेरिका इस बात को जानता, इतना डरता, इसीलिए अभी तक उसने केवल हवाई फायर किया है, अपनी जो है एयरफोर्स का यूज किया है। अभी तक उसने एक सैनिक नहीं उतारा है, एक सैनिक नहीं उतारा। और याद होगा जब वॉर शुरू हो रही थी, मैंने कहा था अमेरिका का सबसे बड़ा एक ही डर है, याद है, और मैंने कहा था बॉडी बैग्स। अमेरिका बॉडी बैग्स अब नहीं दे सकता। अफगानिस्तान वॉर के बाद, इराक वॉर के बाद, अब वो नहीं बॉडी बैग्स, यानी कि वो जो लाशें जाती हैं वापस उनके यहां अमेरिका में, ये वहां की सरकार को पागल कर देती है, वहां की जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो यहां पर स्कोप क्रीप बहुत खतरनाक है, इसके चक्कर में पूरी की पूरी सिस्टम फंस जाएगा। अब समझो क्या दिक्कत है, अमेरिका डरा हुआ क्यों है, और अगर वो हवाई फायर भी करता है, इनके बात करते हैं, तो भी वो कभी जीत नहीं सकता। बड़े ध्यान से मैप को समझना, बड़ी मेहनत की है। तो ये खार्ग आइलैंड में 2 हिस्से हैं, लिटिल टुम और बिग टुम, ठीक है, ये 2 हिस्से हैं। तो ये खार्ग आइलैंड समुद्र के बीचों बीच में। अब इजराइल ने सालों से मेहनत, ईरान ने मेहनत क्या की थी, और इजराइल और यूएस क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसने क्या किया, ईरान ने विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड रशिया, इसने बहुत गहराई में जाकर, ठीक है, बहुत गहराई में जाकर बेसमेंट बना दिया और यहां पर फैक्ट्रीज क्रिएट कर दी। ऊपर तो तेल है, यहां शिपमेंट्स, जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो कितनी गहराई में जाकर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के अंदर जो बंकर्स बनाए, बहुत गहरे बंकर्स, वो बंकर्स, इसमें क्या हो, पूरी इसने फैक्ट्री बना रखी, ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, ठीक है। तो मेनलैंड पहाड़ों के अलावा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के ठीक नीचे ईरान का एक और चक्रव्यूह है, यहां पर ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। तो लिटिल टुम और बिग टुम, यहां पर जो नाम है, इनके 2 छोटे आइलैंड है इस पे, ठीक है। इसके सरफेस पे कुछ नहीं है, एकदम बैरन है, लेकिन अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है, अंदर जो है वो 10,000 से ज्यादा शायद ड्रोन्स, मिसाइल्स हमेशा रेडी है लॉन्च होने के लिए, हमेशा रेडी है। अब तुम कहोगे तो इसका मतलब जब हमें ये बंकर बस्टर मार दें, यानी अमेरिका जो है वो 60 मीटर तक गहराई तक जाकर जो है रॉकेट छोड़ सकता है, इजराइल कर सकता है। ध्यान से देखो, अगर मैं रॉकेट यहां से छोड़ता भी हूं तो ये केवल 60 मीटर तक आकर इनके जितने भी अमेरिका के और इजराइल के सेगमेंट है, इसको इसने बहुत गहराई पर बनाया हुआ है। यानी अगर बंकर बस्टर मिसाइल भी डाली जाए तो वो केवल यहीं तक नुकसान पहुंचा पाएगी, अंदर का सारा सिस्टम इंटैक्ट रहेगा। पूरी स्टडी की गई थी इजराइल की, पूरी स्टडी की गई थी यूएस की, और इस स्टडी के माध्यम से उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी थी, इतनी गहराई में कैसे ऑक्सीजन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ईरान की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी चाइना की थी, रशिया की थी, और ये वॉर, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, ये वॉर 20 साल से तैयार हो रही थी।
बीसों साल से तैयार हो रही थी, ये हम नहीं समझ पा रहे थे। ये कोई आज और अचानक से होने वाली घटना नहीं थी। तो अगर वो बंकर बस्टर भी मारते हैं तो वो केवल 60 मीटर तक असर करेगी, इसका निचला हिस्सा इंटैक्ट रहेगा। इसीलिए कहां से मिसाइलें आ रही हैं ये ना इजराइल को समझ में आ रहा है ना यूएस को समझ में आ रहा है। वो बंकर बस्टर बम भी मार रहे हैं तो केवल ऊपर ऊपर मार रहे हैं, अंदर सब कुछ उनका जितना भी सेगमेंट है वो इंटैक्ट है, और ये निकाल रहे हैं और सटासट सटासट समुद्र के अंदर से निकल रही है, रेगिस्तान के अंदर से निकल रही है, इन पहाड़ों के अंदर छुपा के उन्होंने रखा है, वहां से निकल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कहां से जा रही है। और ये बॉम्ब मार रहे हैं, 60 मीटर तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने 100 से लेकर 500 मीटर गहराई तक जो है पूरा बेस बना रखा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इसको बोलते हैं पॉप एंड हाइड। पॉपअप, जैसे पॉपकॉर्न बाहर निकलता है, पॉपअप एंड हाइड, यानी ये अचानक से पॉपअप होते हैं, अटैक करते हैं, फिर छुप जाते हैं। पॉपअप एंड हाइड, पॉपअप एंड हाइड। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसने इजराइल और अमेरिका को घुटनों पे ला दिया है। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति 2 हफ्ते के अंदर यू टर्न लेने के 5 दिन अपने आप से ही सीज फायर घोषित कर दे रहे हैं, खुद ही मार रहे हैं, खुद ही सीज फायर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी जो यहां पर बात हो रही है। अब आ जाइए उस मुद्दे पर जो हमने बात किया, हमारे ऊपर क्या असर है, हमारी संसद में चर्चा क्यों हो रही है, प्रधानमंत्री रशिया जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी बात हो गई है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये जो सप्लाई है, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो क्या क्या होने जा रहा है, क्या सिर्फ ऑयल की बात है, क्या सिर्फ एलपीजी की बात है, या कुछ और भी है। तो जरा ध्यान से देखते हैं, हमारे हर क्षेत्र में वार्निंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, और चाहे वो खाद्य आपूर्ति हो, महंगाई हो, सभी के ऊपर, भारत के ऊपर बहुत बुरा असर होने वाला है, इसकी इकोनॉमी पर डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है। जो भी हमने 10-12 साल में ट्रैक किया था, मेक इन इंडिया, और हम जो ब्याज दरों को कम करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कुछ भी हमने कमाया था वो सब एक झटके में खत्म होने जा रहा है। बहुत बड़ी बुरी स्थिति आ रही है और हमें से निकलने के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब सवाल है हम इसमें कहां खड़े हुए हैं। हमारी ऊर्जा का 40% ऑयल और नेचुरल गैस इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। 40%, आप समझ रहे हो, 40% जो हमारी नीड है, 85% हम इंपोर्ट करते हैं टोटल, 40%। ये तो अच्छा हुआ कि हमने पिछले 10 सालों में अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बहुत डाइवर्सिफाइड किया, बहुत डाइवर्सिफाई किया। इवन दो अगर ये वेनेजुएला के ऊपर नहीं बात होती तो वेनेजुएला से भी हम जाकर ऑयल खरीदने जा रहे थे। तो अमेरिका हर जगह पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। तो 40% ऑयल और नेचुरल गैस यहां से आता है, कतर से हम यहां से लेते थे। कतर का पूरा नेचुरल गैस का सिस्टम, यानी कि लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया है तो 20% ग्लोबल एनर्जी, पूरी दुनिया की 20%, जिसमें कि एशिया बहुत बड़ा हिस्सेदार है, वो बर्बाद हो जाएगी, रिसेशन में चली जाएगी, यानी पूरी इकोनॉमी डंप हो जाएगी। जैसे माना जा रहा है इंटरनेट बंद हो सकता है कुछ दिन के अंदर, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन, तो कोविड के समय भी नहीं बंद हुआ था, लेकिन अब वो तो हो रहा है कि जब सिस्टम वर्ल्ड वॉर ही हो रही है तो कुछ और नहीं हो सकता। कोविड में पूरी दुनिया कोविड के खिलाफ लड़ी थी, इस समय दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर हम बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक के लिए हमें वही क्रूड ऑयल का जो एक सेगमेंट होता है वो प्लास्टिक की हमें जरूरत पड़ती है, और आज हमारे चारों तरफ प्लास्टिक से ही हम बहुत सी चीजें करते हैं, बहुत सा उद्योग है, बहुत लोगों के बिजनेस है। इसके बाद है फर्टिलाइजर्स, राइट, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी जो है वो क्या होगा, 60,000 प्रोडक्ट्स पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। 6,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम पेट्रोकेमिकल से बनाते हैं, सब बर्बाद हो जाएगा। इनकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी, हम बिजनेस बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बड़े पैमाने पर छटनी होगी। लोगों ने फैक्ट्रीज अभी से बंद करनी शुरू कर दी। मैंने आपको बताया था गैस सिलेंडर, कितने ढाबे बंद हो गए, कितने लोग काम करने वाले थे वो जो है बेरोजगार हो गए, जो उन पे डिपेंडेंट थे वो सारा का सारा सिस्टम खत्म हो गया। अभी धीरे धीरे ये सप्लाई चेन टुकड़े टुकड़े में टूट रही है, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास सिर्फ ऑयल के बैकअप से काम नहीं चलेगा, इकोनॉमी इंटरलिंक होती है। सोच के देखो कितनी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 6,000 से ज्यादा पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, ये सारी की सारी इंडस्ट्री हमारी पेरिल में, सब तकलीफ में चली जाएंगी। आगे बात करते हैं। तो भारत इस समय, चूंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो 1947 में गलतियां हुई थी, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो इतने आइडियलिस्टिक थे, इतने आदर्श में जीते थे, उनकी जो ख्यालों की दुनिया थी वो बहुत ही अलग थी, वो सब्ज बागों की दुनिया थी। दुनिया शांति, कबूतर, सब कोई एक दूसरे से प्यार करने वाला, हृदय परिवर्तन। अरे उन्हें नहीं पता था कि दुनिया कितनी क्रूअल है और रियल फिलॉसफीज कितनी हार्श हैं। वो बिल्कुल अलग दुनिया में जीते थे, वो आंखें बंद करके मन में सब कुछ अच्छा सोचते थे, अच्छा बोलते थे, काम हो जाता था। अभी क्या हुआ कि मैंने आपसे पहले बताया था कि हमारे पास अगर ये पाकिस्तान वाला हिस्सा नहीं हमारे सामने खड़ा होता, तो आज हम यहां से सीधे पाइपलाइन बिछाकर इस पूरे सेंट्रल एशियन रीजन से, चाइना ले रहा है ना, हम यहां से पाइपलाइन बिछा देते हैं।
ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं यहां पे जो मैंने ये किया, ये पूरा रीजन ऑयल एंड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार है। आप भूल जाइए इसको, ये तो बहुत छोटी चीज है, ये बहुत छोटी चीज है। सबसे बड़ा ये जो पूरा ब्लॉक देख रहे हैं, जो पूरा स्टेपी रीजन आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। और अगर ये बाल्कनाइजेशन नहीं होता तो ये पाइपलाइन हम यहां से लेते हैं भारत के पूरे हिस्से में, और सिर्फ भारत क्या, भारत आता और भारत से आगे जो हमारे पास, चूंकि हम इंडियन ओशियन में बहुत पावरफुल पोजीशन पे थे, यहां से हम पूरी दुनिया को भेजते, हम सप्लाई के सेंटर में होते यार। आप इस मैप को ध्यान से समझो। हमारे पास आज कहने को जो है, मैंने आपको पिछली बार बताया था, सरकार कह रही है कि हमारे पास 57 दिन का रिजर्व है। जो टोटल मैंने लास्ट वैल्यूएशन आपको बताई थी लाइव क्लास में, उन्हें मैंने बताया था मात्र 8 से 9 दिन का हमारे पास रिजर्व। हम जो खपत कर रहे हैं 8 से 9 दिन में हम खत्म कर देंगे। तो भाई साहब ये बहुत खतरनाक जो सिचुएशन यहां पर क्रिएट होने जा रही है, बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो टोटल हम यूज कर रहे हैं वो बहुत, कई फैक्ट्रीज हमें बंद करनी पड़ेंगी, वर्क फ्रॉम होम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये लैंड हमारे पास होता, अगर 1947 हमसे गलती नहीं होती, और ये अंग्रेजों ने जानबूझ के किया था, ये प्लान यूएस का ही था, अंग्रेजों ने इसको इंप्लीमेंट किया था, तो उन्हें पता था कि यहां से ये क्या होगा, आने वाले टाइम में ये पूरा सप्लाई चेन बन जाएगा। 1905 में कर्जन ने कहा था भारत चाहे या ना चाहे वो हिंद महासागर में क्राउन पोजीशन में रखता है, तो यहां से पूरे सेगमेंट को भारत गवर्न कर सकता है। क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है, ये सीधे समुद्र में नहीं जा सकते थे, हम सीधे समुद्र में जाकर हम ये काम कर सकते थे। हमारी पोजीशन कितनी अच्छी है, इस तरफ हम जो है अरब सागर से यहां जा सकते थे, इधर से हम जो है बंगाल की खाड़ी से इधर जा सकते थे। आप समझने की कोशिश करिए इसमें कैसे उन्होंने एक धर्म के नाम पर विभाजित करते हुए हमारे नेताओं को, जो अहिंसा और ये तमाम, ठीक है ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन रियल पॉलिटिक्स जो आपसे जो निगोशिएट कर रहा है वो बहुत क्रूर है। वो 50 साल आगे की चीजें देख के चल रहा है, आप फंस गए उसके ट्रैप में। भारत ने वो जो ताज हमें वापस मिलने वाला था 1947 में, हमने वो खो दिया। हमारी आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी, हमें लड़ना और चाहिए था, और लड़ने वाले चाहिए थे। आपका आत्मिक ज्ञान, आपकी आत्मिक जो शक्तियां, ठीक अपनी जगह सब सही है, लेकिन आज इस कड़वी सच्चाई का क्या करेंगे आप? तो अगर आपको ये एनर्जी स्टोर ये बहुत है, और आगे चलकर अभी आर्कटिक की बर्फ पिघली, तुम्हें क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप पागल है, ग्रीनलैंड मांग रहा है? आपको नहीं समझ में आ रहा है? उन सबको ये बातें बहुत पहले से स्टडी थी। ये पूरा जो रीजन आप देख रहे हो वो आर्कटिक की बर्फ पिघलने का इंतजार चल रहा है। क्या हुआ आखिर? तो ये जो पूरा रीजन है ये एनर्जी रिसोर्सेज से भरा हुआ। इनकी मजबूरी ये थी कि ये सीधे ओशियन में नहीं जा सकते थे। रशिया यूक्रेन क्यों ले रहा है? उसको मेडिटेरेनियन की तरफ आना है, उसको समुद्र में घुसना है भाई। भारत के पास तो गिफ्टेड एनवायरमेंट था यार, ये पूरी सप्लाई चेन वो अकेले मैनेज कर सकता था। चाइना की मजबूरी है कि चाइना का ये हिस्सा लैंडलॉक है, आप समझिए चाइना को, सिर्फ उसके पास दक्षिणी चीन सागर है, यानी वो सीधे प्रशांत में एंटर कर सकता है। हिंद महासागर में आने के लिए उसके पास भी हरमुज है केवल, ये रहा, ये मलक्का है। अब मलक्का से होकर वो 25 स्टेट भारत जब चाहे तब रोक सकता है। अंडमान निकोबार से वो मलक्का को जब चाहे कंट्रोल कर सकता है। वॉर की सिचुएशन हुई यहां से भी वो रोक सकता है। भारत की नेवी ताकतवर है, यहां पे खड़े होकर वो दोनों साइड रोक सकता है। इसका मतलब है भारत के पास अगर ये डिवीजन नहीं हुआ था 1947 में, तो भारत इस पूरे रीजन पे एनर्जी सप्लाई के हब में होता, खुद के लिए सस्ती ऊर्जा लेता और दुनिया को यही ऊर्जा रिफाइन करके बेचता। आज रशिया का यही ऑयल घूम कर आ रहा है केप ऑफ गुड होप से, या तो इधर से आ रहा है, अब इधर बदल, या इधर से आ रहा है, और यहां पर भारत में जामनगर में रिफाइन हो रहा है। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये रिफाइन हो रहा है, यहां से यूरोप जा रहा है। यूरोप रशिया के तेल को भारत में रिफाइन करा रहा है और रिफाइन कराकर वापस खरीद रहा है। ये जो रिलायंस की रिफाइनरीज है, दुनिया भर की रिफाइनरीज हम भारत में रिफाइन कर रहे हैं। आपको ये ग्लोबल गेम समझ में आ रहा है? क्या गलती हमने की है, क्या गलती हमसे हुई है कि आज हमारे सामने लड़ ये रहे हैं और हमारे माथे पे पसीना है, वो हमारे उद्योग बंद हो रहे हैं। कहां का न्याय है ये भाई, कहां का न्याय है? चलिए अब समझते हैं कि आखिर इस गेम के पीछे है कौन। ये जो पूरी दुनिया में आग लगा रखी है, इस गेम के पीछे दो खिलाड़ी हैं, और ये खिलाड़ी आज से नहीं खेल रहे हैं, 20 साल से खेल रहे हैं। देश आज के हिसाब से नहीं चलता। हम भारतीय है भी बड़े लालची। आज हमारा सिलेंडर महंगा हो गया, हम चिल्लाने लगे इस सरकार को फेंको, उस सरकार में, ये सरकार वो सरकार, है बहुत लालची। राष्ट्र हमारे विमर्श में नहीं है, बुरा लगेगा बुरा लगे, जो मन में आओ गाली दे दो। राष्ट्र हमारे विमर्श में नहीं रहा है कभी। हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि 5 साल में सरकार फेंक दे, हमें ये सब मिलना चाहिए। हम राष्ट्र को क्या दे रहे हैं, बात की बात है। इन्होंने 20 साल से तैयारियां की थी इस वॉर के लिए। आपको क्या लग रहा है इतनी गहराई में जाकर जो बंकर बस्टर बम इजराइल के पास इतने भयानक बम है, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं उसका? ये ईरान के बस की टेक्नोलॉजी थी। इतनी गहराई में ऑक्सीजन कैसे आएगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी, कैसे जो है वो पॉपअप होगा, कैसे वो नीचे जाएंगे, कैसे हाइड करेंगे, लोकेशन पे ना आए, ट्रैकिंग नहीं हो,
100 समुद्र के अंदर बना रखा है। पॉसिबल है ये ईरान के लिए? तुम्हें अब तो आज क्लियर हो गया होगा ना ये टेक्नोलॉजी। और ऐसे उसने कितने बंकर बना रखे हैं, हर जगह पहाड़ों के नीचे बंकर बना रखे हैं। इसीलिए जब वो मिसाइल गिरती है, ज्यादातर इनके हाइडआउट्स पहाड़ों के नीचे हैं, कुछ नहीं इनका बिगड़ रहा है। चाइना ने इनको डमी दे रखी है, इजराइल बम मार रहा है, अमेरिका बम मार रहा है, किस पे? गुब्बारों पे, गुब्बारों पे मार रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। जीपीएस लोकेशन उस पर लगा रखी है, बिल्कुल उनकी एसिमेट्री, उनके सारे वेपन्स खत्म करा दिए 2 हफ्ते के अंदर। असली प्लेयर जो है वो शैडो प्लेयर है। अब आप समझो कि दुनिया में हो क्या रहा है, ये परछाइयों में छुपे हुए हैं, गेम ये खेल रहे हैं शैडो प्लेयर्स। कौन है? ठीक है, ये अगर आपको लग रहा है ये अमेरिका और ईरान की लड़ाई है, तो आप सिर्फ आधी पिक्चर देख रहे हैं। यहां प्रॉक्सी है। ईरान जो है इस समय चीन और रूस का एक प्रॉक्सी बन चुका है, टोटली प्रॉक्सी है। चीन ने सीपीईसी के जरिए ईरान को $5 बिलियन के वेपन भेजे। पैसा दे रहा था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, और पाकिस्तान से उसने ईरान को लिया, लेकिन $5 बिलियन के हथियार भेज दिए उसको। कहा कि तुम लड़ो। ईरान ने अनाउंस किया है कि अगर कोई युआन चाइनीज करेंसी में ऑयल खरीदता है, ईरान ने बोला कि चाइनीज करेंसी में, देखो लड़ाई में कौन जीत गया? जिसने एक बम नहीं फोड़ा, सामान बेच लिया, इंटेलिजेंस बेच लिया, प्रोजेक्ट ले लिया। और कह रहा है, चाइना कह रहा है कि अगर भारत भी युआन में आकर, यानी भारत जाए अपना रुपया दे, युआन खरीदे, चीन की मुद्रा खरीदे और वो ईरान को दे, ईरान को दे, तो उन्हें बिना अटैक किए जाने देंगे। बोले इसका जहाज जा सकता है। मतलब आप डॉलर दिखा दो कि हमने युआन में, मेरा जहाज है। भारत भी कह रहा है कि ये मेरा हो सकता है, ये अभी मीडिया में खबरें नहीं आई हैं, भारत का जहाज हमें लग रहा है मोदी जी ने बोल दिया तो आ गया, हो सकता है। ईरान ने अनाउंस किया आप पैसा भेजो चाइना, चाइना हमें बोलेगा देखो भाई युआन आ गया, चलो तुम तेल लो। तो बोले जिसके पास युआन में है उसका जहाज आ गया, चलो चलो निकलो, और हमारा टैक्स दे दो, हरमुज टैक्स दे दो और जाओ। क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या किया इजराइल ने, पूरी दुनिया की ऐसी तैसी करके रख दी है। लेकिन ये इनको नहीं करना था। इन्होंने तो अपना, इजराइल भी अपनी जगह है कि उसको अपना अस्तित्व बचाना है, सिविलाइजेशन वॉर है। अमेरिका को डिस्टर्ब करना था, लेकिन खिलाड़ी कौन बैठे हुए, देखो खेल में मजा कौन ले रहा है, जिसका कुछ नहीं जा रहा है। राइट। तो यहां पर अगर आपको लग रहा है कि यूएस सैंक्शन से ईरान कमजोर हो गया है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हाईली प्रिसीजन वॉर है। इसमें 2 महाशक्तियां लड़वा रही हैं, लड़वा रही हैं। उन्हें इंतजार था कि यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बने। ये बहुत ही वनरेबल है, बहुत इगोइस्टिक है, कुछ भी करेगा, किसी को भी कुछ बोलेगा, और उन्होंने उस वनरेबिलिटी को पकड़ लिया। शी जिनपिंग ने आज से कई साल पहले, इंटरनेट पे जाके सर्च करिएगा, बोलेगा, उसने बोला था कि लोकतंत्र में ऐसे जोकर भी आगे आ सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं, हमें ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। ये शी जिनपिंग का स्टेटमेंट है। उसने बोला था कि अमेरिका में ऐसे जोकर भी जो है वहां पे आकर हेड बन सकते हैं। ये बात उसने कई साल पहले बोली थी, और आज उसने मैसेज दे दिया था कि हम इन्हें अपने हिसाब से नचाएंगे। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रही है। अब सवाल है कि यूएस का सैंक्शन हटाना, अब वो बातचीत करने की टेबल पे आ गया है, हम यू टर्न ले रहे हैं, शांति प्रस्ताव कर रहे हैं, हम ईरान के साथ मिलकर हरमुज को संचालित करेंगे, दुनिया भर की बातें कर रहा है। तो सवाल है ये उसकी मजबूरी है या उसकी चॉइस है? ठीक है, तो एक तरफा डिसीजन ले लिया उसने, एक तरफा। ईरान तो कह रहा है हमारी कोई बातचीत नहीं हुई 24 घंटे से, ईरान उसके जो है वो मजाक उड़ा रहा है। यहां तक कि एक उसने अपने ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें विच लिख दिया था 12। तो उसमें ईरान ने कहा कि कहीं इसकी एलिमेंट्री स्कूल की टीचर मर ना गई हो डोनाल्ड ट्रंप की। ये पूरी दुनिया में चर्चा चल रहा है। उसको टॉय कार से जो इसको प्रस्तुत कर रहा है कि भाई अपने मन से ये दुनिया चला रहा है, हर मुझ चलाएगा ये। तो अब यूएस ने ऑफिशियली कह दिया कि हम सैंक्शन हटा रहे हैं, ऑयल से सैंक्शन हटा रहे हैं, खुलने देंगे हम। ठीक है, एक तरफ वो कह रहा है हम खर्ग आइलैंड ले लेंगे, धमकी भी दे रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है हम हरमुज को खुलने देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो जानता है कि अगर ये अभी अचानक से ऑयल सप्लाई रुकी, तो पहली बात तो उसके खुद का इन्फ्लेशन आ जाएगा पहले साल का, दूसरे पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाएगी भाई। पूरी दुनिया यूएस को इस समय विलन के रूप में देख रही है, इजराइल को विलन के रूप में देख रही है। और ये महंगा तेल जो है, अब आप समझिएगा, तेल के दाम बढ़ गए पूरी दुनिया में। ईरान अगर इसी रेट पे तेल बेच दे तो उसको $73 बिलियन का जैकपॉट लग गया। जो तेल कल उसका अपने आप सस्ता था, वो सस्ता बेच रहा था, इकोनॉमी चला रहा था, इसको अमेरिका ने गिफ्ट कर दिया यार। बोले ये वॉर के रूप में उसने गिफ्ट कर दिया। आज सेम तेल
आज वो $73 बिलियन का प्रॉफिट कमाएगा। रशिया को देखो यार, रशिया डिस्काउंटेड रेट पे भारत को देता था। एक गलती हमसे हुई, हमारे पता नहीं किसने हमारे यहां बैठ के प्रधानमंत्री को सलाह दी, कौन वो था कि जाके अमेरिका से मिलिए, अमेरिका से बात करिए। आज अमेरिका हमसे प्रीमियम, जो रशिया हमसे प्रीमियम रेट पे जो हमें बेच रहा है, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं। हमारे देश के अंदर भी ऐसे सलाहकार बैठे हुए हैं जो सरकार को जो भ्रमित करने का काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही एसिमेट्रिकल वॉर हो रही है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने जियो पॉलिटिकल ट्रैप को कितना समझा। खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने में यूएस के लिए सबसे बड़ा टैक्टिकल खतरा कौन सा, जिसे स्कोप क्रीप कहा गया है? पहला, ईरान के पास यूएस से ज्यादा एडवांस एयरफोर्स होगा। बी, पहाड़ी ज्योग्राफी यानी जाग्रोस और डीप अंडरग्राउंड ड्रोन बंकर जो एवेगेशन को मैनलैंड तक खींच लेंगे। सी, खार्ग आइलैंड के पास समुद्र में ऑयल स्पिल हो जाएगा, तेल फैल जाएगा। डी, इंडिया का यूएस पे अटैक रोकने के लिए डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भारत को लेना पड़ेगा अपने तेल को बचाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें से आपने क्या समझा, स्कोप क्रीप किसे कहा जाएगा? ए, बी, सी, डी। जल्दी से आंसर बताइए मुझे। अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ गए हैं तो मुझे इसके बारे में जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी, जो इंफोग्राफिक्स से, मैप से, वो आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट जरूर करिए। तो अब मुझे बताइए स्कोप क्रीप किसे कहा गया है ईरान के केस में? ए, बी, सी, डी। जल्दी से मुझे आंसर बताइए। राइट, और याद रखिएगा आज मैं आपको एक चीज बता के जा रहा हूं, वॉर कितनी भी एडवांस हो जाए, ज्योग्राफी गवर्न करती है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको बताया। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर वो हमेशा याद रखिएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण जब आप अपना कुछ बनाते हैं। इसीलिए भारत को रक्षा क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। ये पूरी दुनिया को समझ में आ चुकी है, वॉर बिल्कुल बदल चुकी है। और भूगोल हमेशा आपको क्या करता है, जितने भी आपकी बाउंड्रीज हैं उन सबको आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। वो सभी लोग जो कहते थे 370 क्यों हटाया, इस वॉर से समझ लो कि अगर आपने अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित नहीं किया, ताकतवर नहीं किया, जो बांग्लादेश की सीमा पे हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, अभी भी अगर आप नहीं समझे, आज ईरान ने 2 महाशक्तियां थी जिनके पास एयरफोर्स डोमिनेंस था, सिर्फ अपनी ज्योग्राफी के दम पर उनको घुटने जो टिकवा दिए। इजराइल के तेल अवीव को, जेरूशलम को मार के उन्होंने जब बंकर बना दिया पूरा का पूरा, वीडियोस देख रहे होगे, जबकि वहां बहुत वो कर्ब कर रहे हैं। तो अगर जो भारत में बैठे हुए हैं कि भाई 370 क्यों हटाया, कश्मीर में ये शासन क्यों है, लद्दाख में ऐसा क्यों हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो है ऐसा क्यों हो रहा है, समझ जाएं भूगोल आपका साथ अगर नहीं दे रहा है, आप वॉर नहीं जीत सकते। वॉर नहीं जीत सकते, इस बात को आप याद रखिएगा, समझिएगा। और जब भी कोई बोले उसको यह बात बता दीजिएगा कि कुछ नहीं था, सुप्रीम लीडर को मार दिया पहले दिन, उसके बाद भी घुटने टिकवा दिए। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरमुज ने पूरी दुनिया इस समय अमेरिका इजराइल पे इतना प्रेशर डाल रही है, हालत खराब हो गई है। लड़ाई उनकी और पूरी दुनिया तड़प रही है, सांस नहीं ले पा रही है हरमुज की वजह से, खाग आइलैंड की वजह से। आज आपको पता होगा कि क्यों ईरान कह रहा है आ जाओ, पैसा दो और जाओ। जानते हो क्यों? क्यों? उसको पता है कि, उनको पता है कि कौन यहां डिसीजन ले रहा है। ईरान में किसी को नहीं पता। जो जहाज जब जाता है, इंश्योरेंस होता है, ज्यादातर उसमें पश्चिमी यानी ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनी है, वो इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं है कि कब कौन मिसाइल मार देगा और कब कौन सा जहाज डूब जाएगा। वो इंश्योरेंस कर ही नहीं रही, इसलिए जहाज आगे नहीं बढ़ रहा है। पूरी दुनिया को अलग चीजें बताई जा रही हैं। राइट, तो उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी, इन्फोग्राफिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करके रखूंगा। आज आपको हर चीज समझ में आई होगी, विजुअलाइज हुआ होगा, दिखाई पड़ा होगा। तो ये सीरीज कैसी रही मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।